संवेदनशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने इलाहाबाद से जो प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया और उसके बाद वो आसाम चले गए। वहाँ उन्होंने 5 साल तक अंग्रेजी का अध्यापन वहाँ के डिग्री कॉलेजेस में किया। उसके बाद वहीं से शिलांग से ही वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अपील हुए और वहीं पर जाकर के भारतीय राजस्व सेवा में 1968 बैच में चुने गए। मुख्य आयकर आयुक्त और उसके बाद आयकर समझौता आयोग दिल्ली के अध्यक्ष होकर वो 2006 में जो है सेवानिवृत्त हुए। दुर्भाग्य से 25 जनवरी 2013 को अपने पैतृक गांव रक्षण में उनकी मृत्यु हुई। प्रशासनिक नौकरी का एक अपना आकर्षण होता है, लेकिन मुझे लगता है इसके आकर्षण में वो कभी नहीं बन पाएंगे। वैसे भी वे भारतीय राजस्व सेवा के शुष्क अधिकारी पर नहीं थे, मन से बिल्कुल साहित्यकार ही थे। उन्होंने कई विधाओं में रचना की, जैसा कि आपको संपादक जी ने बताया भी। पुस्तक आप देखेंगे और जिसका प्रमाण यह पुस्तक आपके सामने है। जीवन की जो पूर्व पीठिकाएं होती हैं, जब तैयार होती हैं, हम जानते नहीं हैं आगे किस लिए ऐसा हो रहा है। संयोग रूप से ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं केवल हाई स्कूल पास एक अक्षर चीनती लगभग अनपढ़ सी लड़की थी जब मेरा उनसे विवाह हुआ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे जो है साहित्य की जो रुचि है मेरे अंदर उन्होंने नींव डाली और उसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हो पाई। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ कि मैं बता सकूं कि मैंने उनको गुरु क्यों कहा था। कहते थे कि पढ़ना कहीं मत छोड़ना, पढ़ना ही एक जो है ये सुरक्षा का घेरा होता है। और आज उसी सुरक्षा के घेरे में बैठ करके मैं अपने अकेलेपन की रहने की चुनौती को स्वीकार करती हूँ और रह रही हूँ। राघव चेतन राय मूलतः कवि थे। उनका मानना था कि झूठ के खिलाफ कविता ही तंत्र खड़ी हो सकती है। कविता में एक तरह का जादू होता है और कविताओं में ही मैं अपने को सही रूप से पाता हूँ। आज के समय में जब मैं कविता पर सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वास्तव में कविता में होना चाहिए था एक स्वाभाविक वेग और संगीत। पर आज आदमी के जीवन का आज आदमी का जीवन उन तत्वों से नहीं बना है जिसमें ये दोनों बातें निहित तौर पर लिखित होती हैं। आज की कविता में जीवन के आदर्शों जिसमें प्यार प्रमुख है उसके टूटने या दीमक खाए जाने की केवल साए है। जीवन में जो सलील है उसके शनै शनै सूखने का और उसे पैक करने का ये सन्नाटा है। मैं उन्हें टीवी और अखबार में आती हिंसक घटनाओं का जो खबरें आती थी तो उनको देखती, मैं अक्सर देखती तो चुप रहती हूँ। मैं कहती आप कितने आप निहित हो गए हैं, आपको किसी चीज़ का असर ही नहीं होता। तो मैं कहते थे कि मेरा ये आत्मनिहित हो जाना जो अभी भी उस सन्नाटे में ही अपने तरीके का वेग और संगीत रह गया है, मैं उसे बचाए रखने का प्रयास करता हूँ। तुम नहीं जानती कि हिंसा को मैंने कितना करीब से देखा है। यह जंग और कत्लेआम, आतंक और आक्रमण, नक्सलवादियों का जो ये आतंक आप देखती हैं, किसी तरह के आतंक उसमें ही नहीं होता है, जोर जुर्म में नहीं होता है। ये जो है वादा करके मुकर जाने में होता है, यह अपने को दूसरे पर थोप देने में होता है, रास्ते के संकेत पहुँच देने में होता है, लालच देकर किसी को एकदम खोखला कर देने में होता है। यह सारे आत्मा के उत्पीड़न और शोषण हिंसा के ही रूप है। कविता इन सब बातों पर सोचने को मजबूर करती है। मैं जो लिखता पढ़ता हूँ यह उसी हिंसा के आधार को अपने ध्वनि विहीन सरगम से रोकने का या उस पर मलहम लगाने का एक प्रयास है। राघव चेतन राय का पहला कविता संग्रह वह गिरी बेचने वाला लड़का का प्रकाशन मेरे दिल से हुआ। वो कहते थे मेरे लिए छपना महत्वपूर्ण नहीं और मैं ऐसी नौकरी में हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मन से या विघ्न से कोई न कोई प्रकाशक उसको छाप भी देगा। पर सोचो कि जब मैं आर के सिंह के नाम से न लिखकर राघव चेतन राय के उपनाम से लिख रहा हूँ और दफ्तर से लौट कर किसी को ये नहीं बताता कि मैं क्या पढ़ता लिखता हूँ, तो ये छपने की आपाधापी क्यों करूँगा? पर मैं मानती नहीं। एक दिन रैयागंज के नेशनल पब्लिशिंग हाउस में उनकी किताबों का उनकी कविताओं का बंडल उठाए पहुँची गई।
तब मुझे नहीं मालूम था कि पांडुलिपि को व्यवस्थित करके किसी प्रकाशक को देना होता है। मैंने राघव चेतन राय का परिचय दिया, कविता का बंडल वहाँ छोड़ा और घर लौट आए। मन ही मन बड़े खुश होते रहे, जब किताब छपके आएगी तो मैं चौंका दूंगी। एक दिन हफ्ते भर बीता होगा, एक दिन ऑफिस से लौट कर उन्होंने कविताओं का बंडल अपने ब्रीफ केस से निकाला और सामने रखा और बोले तुम घड़िया नहीं थी तो मुझे बताया तुमने। मैंने कहा कि बोले आज ये मलिक साहब ऑफिस आए थे और ये मुझे कविताओं का बंडल दे गए। मैं एक चुप तो हजार चुप, मैं क्या बोलूँ। थोड़ा चुप रहकर फिर बोले तुम इतना चाहती हो कि सब छपे, तुमसे चयन तो करवा लिया होता, सब कुछ इतना लिखा पढ़ा होता और छपने के लिए नहीं होता। मैं चुप ही थी। फिर वो बोले चुप क्यों, तुमने अच्छा किया, मैं तो कुछ न कर पाता। 1996 में संघर्ष छपता आया और थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई। हाँ, उसकी सरकारी खरीद के लिए अक्सर मलिक साहब बराबर फोन करते थे, भाई सरकारी खरीद करवा दीजिए, कहीं करवा दीजिए इसकी जो है, तो वो होता रहता था। बाद में उनके 2 कविता संग्रह बहने घर में नहीं है और वंचितों का निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग प्रकाशकों से आए, फिर वो चर्चा दी। मुझे कुत्ते पालने का बहुत शौक है और मैंने जिद करके कुत्ता पाला भी। धीरे धीरे, पहले तो नहीं लेकिन बाद में उनकी धीरे धीरे उससे दोस्ती हुई और उसका नाम उन्होंने रखा कविता। बाद में उन्होंने 2 कुत्ते और पाले, एक का नाम जुगनू और एक का नाम चुन्नी बाबू देवदास। बहुत छोटे से थे, उनका नाम पड़ा। मैंने बात यहाँ इसलिए कही कि तीनों को कविताएं भी लिखी। निडा फाजली का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना है। तो उतने से ही नहीं, मैं 2-3 चीजें और आपको बताऊंगी, जल्दी ही खत्म करूंगी। वो ये कि बच्चों में जो है वो हमेशा हंसने वाले अंकल के नाम से जो है जाने जाते थे। यहाँ पर शुभ्रा सिंह है, ये बता सकती हैं। उन्हें अपना गांव बहुत पसंद था। अक्षर और बलिया उनकी एक तरह से कमजोरी थी, अपना गांव और शहर। और बलिया है तो बागी बलिया कहा जाता था, लेकिन उनको लगता था कि बस बलिया है तो मैं हूँ तो बलिया उनके अंदर रहता था। वहाँ जाते तो बाटी चोखा और जो है ठेकुआ और दही और सजाव दही का, हरी मटर की घुगनी सब शुरू हो जाता। और मैं साथ साथ वहाँ पर देखती उनके साथ कि उसे मिलने वाले जो लोग आते, उसमें खास करके बहुत सारे लोग पान खाने वाले, साथ में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वाले, चाय पीने वाले और उसके साथ साथ नौकरी मांगने वाले, उस सबके साथ आर्थिक मदद मांगने वाले। और उन दोनों जो किशोरावस्था के बच्चे हाई स्कूल 10th में हुआ करते थे, वो आते थे कि हमारी जो है विवाह होने वाला है, टाई बांध दीजिए हमको। तो टाई बनवाने वाले भी होते थे और वो सबका थोड़ा बहुत सबको खुश करके ही गए। शायद यही कारण था कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस गाँव में कई दिनों तक चूल्हा नहीं लगा। मैं देखती रही। एक वाकया भोपाल का भी है। राघव चेतन राय उन दिनों वहाँ कमिश्नर अपील हुआ करते थे। उनका जुरिस्डिक्शन भोपाल से इंदौर तक का था। हम सरकारी कॉलोनी में रह रहे थे। वहाँ मैं अक्सर देखती कि लोग टूर पर जाते थे, अपने घर अपनी पत्नियों के लिए कुछ न कुछ लेके आते। मैं भी कहती कि भाई आप मेरे आप कहीं जाते हैं तो लाते नहीं मेरे लिए। तो बड़े देर तक जाने मैंने कहा होगा, कई बार कहा होगा, दोहराया होगा। तो एक बार मैंने देखा, रात को इंदौर गए तो 2-3 दिन बाद जब पोस्ट एक अपील का वहाँ लगा, उनकी बेंच वहाँ थी, तो जब अपील सुनने गए तो लौटे रात को, स्टाफ का रूटीन हमारा कविता वर्ग कुत्ता था वहाँ लगा। तो बाहर निकली, देखा तो उनके गोद में मदरिया का बच्चा था। तो मैंने बोला कि ये क्या है? बोले तू कहती थी ना कुछ लाते नहीं है। तो बाद मुझे पता चला कि इंदौर के बाद जब देवास में ढाबे में रुके तो बदरिया को जो है जो ढाबे वाला था, काफी उसको जो बाधा हुआ था और मार रहा था उसको। तो वहाँ 300 रुपये में उसको खरीद लिया था और खरीद के घर ले आए। हमने 3 महीने तक उसको रखा, उस बंदरिया को, कोशिश की पालने की, लेकिन मुझे मालूम है कि बंदर बहुत उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो उसको बाद उनको देवास में जाके हम लोग छोड़ाए। राघव चेतन राय ने सेवानिवृत्ति के बाद एक पत्रिका परिंदे की शुरुआत की, उसके बाद संपादक बने। उनके न रहने के बाद मैंने कुछ साल तक परिंदे का संपादन किया। बाद में कुछ कारणों से मैंने अपने को से अलग कर लिया। अब मैं राघव चेतन राय की दिखाई राह पर तत्काल पत्रिका का प्रकाशन कर रही हूँ, जो पिछले 8 सालों से नियमित निकल रही है।
जितने लोग उपस्थित हैं सभी बहुत विशिष्ट और सभी कलम के जादूगर हैं। मेरे एक बार कहने से सब, एक बार आग्रह करने से सब यहाँ आए। मैं सभी का आभार अपने वो हार्दिक आभार जो आपने कहा था, हार्दिक धन्यवाद यहाँ भी कर रहे हैं। मैं सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। सच तो यह है कि रचनात्मक सुयोग श्रीधर मिश्र जी ने दिया, जो इसके संपादक हैं। राघव चेतन राय की रचनाओं को संग्रह कर उसे पुस्तक के रूप में लाने के लिए उनके निधन के बाद उनके मित्रों ने कई बार कहा, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, मैं इसको कुछ भी नहीं सोच पाती। हर चीज का संयोग होता है। लिटिल बर्ड प्रकाशन की शुरुआत हुई, लोगों से परिचय बढ़ा, मेरा दायरा बढ़ा परिचय का, और मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी पहले से ठीक हुई। आज जो राघव चेतन राय रचना समग्र आपके सामने है, इसकी रूपरेखा 21 सितंबर 2021 में मेरे घर पर बनी थी। कवि गजलकार विनय मिश्र जो अलवर में हैं, उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई। श्रीधर जी जो आप हम सबके बीच में यहाँ बैठे हैं, अभी आए हैं, जिसका आपने अभी उद्बोधन सुना जिस स्थिति के बारे में, गोरखपुर से आए हैं, इन्होंने इसके संपादन की जिम्मेदारी ली। और यहाँ मशहूर चित्रकार वालदा खान हैं, जिनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, इन्होंने मेरा मनोबल पूरे समय बनाए रखा। मैं इन सबके मैत्री भाव के हृदय से कृतज्ञ हूँ। इसके साथ ही मैं आज सफलता या औलाद, सबको पता है कि अंततः घिस चुक जाता है। सबको पता है कि अंततः घिस चुक जाता है, जैसे उड़ते हैं रंग खूब धोए कपड़े पहनों के, खूब धोए पहने कपड़ों के। लंबा जीवन समझा देता है संबंध रहित बेवजह समय का आश। वह सब कुछ जो हम मैनिपुलेट करते हैं आगे के लिए, सहसा हादसों के चपेट में छूट जाते हैं, गरई मछली के पकड़ने जैसे, और बेवफाइयों के सरीसृप चिपकते जाते हैं आगे आगे आत्मा के दर्पणों पर, जिन्हें भुलाने के लिए लोग करते हैं पूर्व उपाय। हम नशा पाने लगते हैं हृदय पर बैठी छिपकलियों को डुबोने के लिए। तब ऐसे में कैसे जीवित है आदमी? तब ऐसे में कैसे जीवित है आदमी? आशा क्या है, इस पर निर्भर रहता है जीवन। आशा खिलौनों के टूटे हुए अंग को सहलाना है। आशा कठिन काम के हो जाने पर सुस्ताना है। आशा खराब हवाओं के बाद अच्छे मौसम का आना है। आशा दुर्गम और खतरे वाली यात्राओं से घर लौटाना है। बाल मंडली का शाम को फुर्सत में कोना ढूंढकर एक बालक को मंडली से खोजना है। आशा गाना गाती, फिर बाल बनती है। भूत भविष्य वर्तमान में इच्छामती के किनारे वीपिंग विलोज के पेड़ पर कानी उंगली से भी छोटी खुदबुद्दी का गाना है, जहाँ चांद और सूरज के गोले निकल कर डूबते रहेंगे। नॉस्टैल्जिया और डिजायर के माफिक जो संभाले है सितम, वही जीने की आशा। बड़ी आभारी और ऋणी हूँ कि इतने बड़े विद्वानों के मंच पर मुझे उन्होंने एक जगह दी, जिसके माध्यम से मैं श्री आर.के. सिंह सर, जो मेरे प्रायः पहले बॉस थे विभाग में, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान व्यक्त कर सकूं। मैं वाकई बहुत आभारी हूँ मैम। सर की स्वरचित कविताओं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने खुद किया है, उनमें से मैंने एक कविता चुनी है, पर्सनालिटी, एक दरख्त का व्यक्तित्व। जब मैं ये कविता चुन रही थी तो मैंने इतना सोचा नहीं था। इसमें मुझे आर.के. सिंह सर की, मैं राघव चेतन राय नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो आर.के. सिंह सर की तरह है और वो उसी तरह से अभी भी मेरे अंदर जीवंत है। चुनते समय मुझे ऐसा कुछ आभास नहीं था कि मैं क्यों चुन रही हूँ। आज हॉल में बैठने के बाद एक दरख्त, एक पेड़ का व्यक्तित्व, उससे जुड़ी हुई मुझे एक घटना याद आ गई। ITO पर एक बिल्डिंग है, विकास भवन, जहाँ आयकर का कार्यालय है। तो उसकी पहली मंजिल पर एक कमरा है जो आर.के. सिंह साहब का कमरा हुआ करता था जब वो मेरे कमिश्नर थे। मुझे लगता है विभाग के एक दो व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं तो उनको पता होगा। तो बड़ा सा कमरा था और उसके
उसके दाहिने तरफ एक खिड़की थी। खिड़की भी बहुत बड़ी नहीं थी, पर उससे बाहर का वातावरण पूरा अच्छे से दिखता था, हरा भरा सा दिखता था। तो सर की जब पदोन्नति हो गई और उनकी बिल्डिंग बदल कर केंद्रीय राजस्व भवन, जो कि आयकर क्षेत्र में ही है, मतलब आईटीओ क्षेत्र में ही है, लेकिन सर वहाँ गए नहीं। जब सर से मैं मिलने गई, बधाई देने गई, तो मैंने सर से पूछा कि सर आपका तो पूरा दफ्तर जो है वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया है, तो आप यहाँ क्यों बैठे? तब तक मुझे पता नहीं था कि सर इतने गहरे रूप से कविताओं और साहित्य की अन्य विधाओं से जुड़े हुए। तो सर ने, जैसा कि उनका स्वभाव है, बहुत धीरे से कहा कि ये खिड़की जो है ना, इस खिड़की से मुझे कुछ हरे भरे पेड़ दिखते हैं और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सर उस छोटी सी खिड़की से प्रकृति के इतने बड़े स्वरूप को कैसे मतलब इमेजिन करते होंगे और क्या क्या उनसे वो शब्द निकालते होंगे, ये इस किताब से परिलक्षित होता है। तो वो जो कविता मैंने सर की लिखी हुई, जो उन्होंने 1984 में मार्च में लिखी थी और उसका अनुवाद 1985 में किया है, और उसको आपके सामने एक श्रद्धांजलि, एक सम्मान के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। वो कुछ इस तरह से: पर्सनैलिटी, एक दरख्त की शख्सियत, फ्लेमिंग, oscillating in summer's non-shaded bloom. When life seeks shadows under poles, I was introduced to bloom. Baking as in earth's relentless heart, while I was losing my way in search, he was alone, entrenched in silence. He was a naked, rugged, shining shape, shadow, tan, salmon tree. Huge trunk, imparting earth, implanted, holding her being, as if residing, drinking seasons to go, touch the skies. In all pervading nakedness, innocence, between the trunk and the bough was fixed honeycomb, like a seven ball. सेवन बॉल का यहाँ मतलब है, ये एक तरह का खेल है जो बिलियर्ड्स तो नहीं होता है, बिलियर्ड्स की तरह होता है। मुझे भी नहीं पता था, सर की कविता पढ़ते हुए जब मैंने समझने की कोशिश की। तो इस स्टैंजा को मैं दोहराऊंगी। In all pervading nakedness, innocence, between the trunk and the bough was fixed honeycomb, like a seven. Drops of white scattered like bottle coin on the earth. Crushing those semen white, I went near him to embrace a cool body in their heart. मैं किसी तरह से इन स्मृतियों से मुक्त होने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पुनः उन स्मृतियों में जाने का मन नहीं है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने यह चुनौती स्वीकार किया और इतनी अच्छी किताब हमारे सामने ले आए। और जिस तरह से उन्होंने बीन बटोर कर पहले उनके कविता संग्रह हमको दिए, फिर कुछ इधर उधर की कविताएं, फिर कुछ अनुवाद भी है, तो फिर उन्होंने विदेशी भाषाओं के कवियों का अनुवाद किया है। तब उसके बाद ये हुआ कुछ संपादकीय भी है। जैसे जैसे इनको अलमारी से चीज़ें मिलती गई और धूल झाड़ झाड़ के मुझे देती गई और एक लंबा समय लगा, लेकिन अब ये सही है कि मैंने संपादकीय लिखी है और वो संपादक मैं हूँ। लेकिन इस किताब के इस मूर्त रूप में आने में
मैं भी यह कहता हूं कि कुसुमलता जी का ही सबसे ज्यादा योगदान। अक्सर जब हम लोग किसी रचनाकार की रचनावली के बारे में चर्चा करते हैं और लोकार्पण करते हैं तो कुछ परिस्थितियां भिन्न होती हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। ये जो राघव चेतन राय रचना समग्र आपके सामने है, इसमें पहले खंड में कविताएं हैं और उनका राघव चेतन राय का 3 कविता संग्रह इसमें संकलित है। वो गिरी बेचने वाला लड़का, वंचितों का निर्वाचन क्षेत्र, बहने अब घर में नहीं। दूसरा खंड है कहानी संग्रह का, जिसमें 7 कहानियां संकलित हैं। तीसरा खंड लेख का है, जो उनके वैचारिक चिंतन अनुचिंतन का है, जिसमें 9 लेख हैं। चौथा खंड संपादकीय का है। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में जो अपनी एक गहन वैचारिकी की संपादकीय लिखी है वो है। ये लगभग 17 हैं। और 5वां खंड साक्षात्कार का है, जिसमें 2 साक्षात्कार उनके संकलित हैं। और 6ठा खंड है, उन्होंने अपनी ही स्वरचित कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और 7वां खंड विभिन्न भाषा की तकरीबन 18 महत्वपूर्ण कवियों की महत्वपूर्ण कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है। और 8वां खंड एक अनुदित पुस्तिका की भूमिका उन्होंने बहुत एक विशद भूमिका है, भारत की 20वीं सदी पीछे मुड़कर देखते हुए। और 9वां खंड है फुटकर रचना और पत्र, जिसमें 2 आख्यान, बाल कविताएं, वह राघव चेतन राय के महत्वपूर्ण साहित्यकारों से जो पत्र संवाद हुआ है वो संकलित है। लगभग 580 पृष्ठ की यह पुस्तक लिटिल वर्ल्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। राघव चेतन राय बहुमुखी प्रगतिशील चेतना का संवाहक होने के लिए, परंपरा शोधी होने के लिए आपको परंपरा का सम्यक ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर आप अपने परंपरा से जूझेंगे नहीं, परंपरा का अध्ययन नहीं करेंगे, तो उस परंपरा को आप अपडेट नहीं कर सकते। और इस तरह से जो है हमारे महाभारत पुराण के कथा से उसके चरित्रों को उठाकर जो राघव चेतन राय ने समकालीन संदर्भों में पुनर्पाठ किया है, ये मैं के लिए वानगी दिया है मैंने। जब आप उनकी कविताओं से होकर गुजरेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कुछ लंबी कविताएं भी इसमें संकलित हैं। हमारे जो है महत्वपूर्ण आलोचक थे परमानंद श्रीवास्तव जी, वो कहते थे कि अब महाकाव्य नहीं रचे जाने हैं, अब लंबी कविताएं ही महाकाव्य होंगे। हिंदी जो यहाँ अवमनन, निष्क्रमण, समर शांत, अंग्रेजी में जो बियोवुल्फ और चौसर की ट्रायलस और क्रेसेट पहली कविता लंबी मानी जाती है। और 1900 के पहले दशक के आसपास लंबी कविताओं को खूब लिखने का चलन हुआ। हिंदी में भी निराला की राम शक्ति पूजा और एजरा पाउंड की द कैंटोस भी बहुत चर्चित लंबी कविता रही है। और हिंदी में निराला की राम शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अज्ञे की असाध्य वीणा, मुक्तिबोध की अंधेरे में, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, मुसलमान देवी और आलोक धनवा की भागी हुई लड़कियां लंबी कविताओं के रूप में हिंदी में समादृत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी सूची को राघव चेतन राय की ये अवमनन, निष्क्रमण और समर शांत लंबी कविताएं हिंदी की जो लंबी कविताओं की सूची है वो उसे समृद्ध करती है। हम आने वाले समय में राघव चेतन राय की भी इन 2-3 लंबी कविताओं को जब हम याद करेंगे और जब हम गिनाएंगे, जैसे कि आज हम मुक्तिबोध को याद कर रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को याद कर रहे हैं, आलोक धनवा को याद कर रहे हैं, तो इस किताब के आज लोकार्पण के बाद जब आगे कभी चर्चा होगी तो राघव चेतन राय के अवमनन और समर शांत और निष्क्रमण इन लंबी कविताओं, क्योंकि इसकी जो कसावट है और अंत तक
जो मूल उद्देश्य है। इसके अलावा कहानियां भी संकलित हैं। तुमने बदल दिया है मुझे, पल क्षण में तुमने बदल दिया है मुझे। प्यार की कविताएं लिखने वाले कवि से एक ऐसे कवि में जो चाकू की नोक पर लिखता है। हम बर्बरता से दौड़ते रहते हैं सड़कों पर, हम बर्बरता से दौड़ते रहते हैं सड़कों पर, घसीटते हुए लोगों को फंदों से, तोड़ते हुए जंगले और ताले। हम मेढकों की मानिंद प्रशंसा करते हैं, शपथ लेते हैं मेढकों की मानिंद, बौनों को हीरो बनाते। शपथ लेते हैं मेढकों की मानिंद, बौनों को हीरो बनाते और महानायकों को कूड़ा कचरा। हम कभी रुककर सोचते नहीं। फिर इसे श्रृंखला की एक आखिर तक पहुंचते कविता में वो लिखते हैं, हमें चाहिए एक गुस्सैल पीढ़ी, हमें चाहिए एक गुस्सैल पीढ़ी, आसमान को जोतने के लिए, इतिहास को उड़ा देने के लिए। जैसा मैंने कहा मित्रों, समर्थ रचनाएं समय काल और स्थान का अतिक्रमण कर बार बार और अलग अलग देश काल में प्रासंगिक हो उठती हैं। राघव जी ने इस कविता श्रृंखला की ताकत को पहचान लिया था। यही किसी अनुवादक का काम होता है, खासतौर पर साहित्य के अनुवादक का। उसकी दृष्टि दुनिया भर की रचनाओं पर होती है और प्रवृत्ति उनमें बेहतर से बेहतर छांट लेने की, उन्हें अच्छी और प्रभावमयी भाषा में अपने पाठकों को सौंपने की। इस किताब में उनकी जो अपनी कविताएं हैं, उसकी जो भाषा है, उसमें और अनुदित कविताओं की भाषा में आपको कहीं कोई गैप नहीं दिखेगा। जो कविताएं उनकी उद्धृत की गई, मुझे लगता है वो ज़्यादा निजी हैं। निजी कविताएं पसंद आने के यदि कारण है, मजबूत कारण है, लेकिन जो कविताएं निज से बाहर निकल के लिखी गई हैं, उन्हें पढ़िए, मेरी बात की सच्चाई आपको मालूम होगी। एक स्वाभाविक अंतर्लय और प्रवाह दोनों ही जगह मोहित करेगी। अनुवादक यदि कवि भी है तो अनुदित रचनाओं में भी उसकी संवेदनाएं स्पंदित होती हैं और अनुदित रचना उसी प्रकार जीवंत हो उठती है जैसे कि कवि की मौलिक कविता। उनकी पत्रिका परिंदे के 2-3 अंकों के संयुक्त संपादक के रूप में भी रहा। इससे मुझे लगा कि राघव चेतन जी कहीं न कहीं मेरी रचनात्मक तस्वीर से परिचित थे। जहाँ तक मैंने उन्हें पढ़ा है, उनका लेखन फार्मूलाबद्ध लेखन से अलग और मार्क्सवादी न होते हुए भी स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील थे। उनके कविता का काव्यशिल्प समकालीन हिंदी कविता का प्रचलित काव्यशिल्प है, जो गलत नहीं है। उनकी कविताएं हमें यथार्थ के विराट स्वरूप से परिचय कराती हैं। कविता, कहानी, अनुवाद, संपादन, इन सभी कामों में उन्होंने अपनी खास अलग पहचान भी निर्मित की। राघव चेतन जी चुप रहकर काम करने में विश्वास करते थे। वे पठन पाठन में जितने लगनशील थे, रचनाकर में उतने ही गंभीर थे। अधिकार सहित साहित्य की कई विधाओं में काम करते थे। समय और जीवन को शब्दों में जीने वाले बहुत ही गंभीर रचनाकार थे। रचनाकार जो रचता है वो उसका प्रतिसंसार होता है, उसका वो पूर्ण रूप से नियंता होता है। उसमें उसका राग, अनुराग, खुशी और नाराजी होती है और यथास्थिति के प्रतिरोध की झलक भी होती है, जिसमें उसका रास्ता दिप दिप करता है। राघव चेतन राय जी के रचना जगत में राग, अनुराग, सहज संवेदना का भाव बहुत गहरा है, जिसका विस्तार उनकी निजताओं से निकलकर उनके आसपास के प्रवेश और जीवन जगत तक फैला हुआ है। उनकी रचनात्मकता इसके प्रति जिम्मेदारी के भाव से जुड़ी है, जो विरल है। राघव चेतन जी गहन रूप से अध्ययन करने वाले, नई से नई किताबों के प्रेमी व्यक्तित्व थे। उनके मित्र उनसे किताबों के बारे में पूछते रहते थे, उनसे लेकर किताबें पढ़ते थे। यह उनको उनके लिखे गोविंद मिश्र के पत्रों से पता लगता है। गोविंद मिश्र मेरे शहर के हैं, जो इतने इनके विभागीय मित्र थे और साहित्यिक मित्र भी थे। नारायण सुर्वे, कुंवरपाल सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कमलाकांत त्रिपाठी, विनोद कुमार श्रीवास्तव आदि लोग इनके मित्र मंडली में थे।
यह इनके पत्राचार से मालूम होता है। जहाँ तक मैंने इन्हें पढ़कर जाना समझा, वे पूर्ण रूप से पूर्णकालिक मौलिक रचनाकार थे। किसी खास खांचे से उनकी निर्मित नहीं थी। वो मृतकों पर लिखते हुए भी प्रगतिशील और समकालिक थे। इससे गोयरा, निजार कंबानी, क्रिस्टोफर रो, पीटर कुकजका जैसे कवियों के संपर्क में होना, उन्हें अनुवाद करना भी उनकी उस निर्मित की ओर इशारा करती है जिससे वो मौलिक और समय के समकालीन होकर चले और अपने भीतर और बाहर की लड़ाई के साथ साथ लड़ते रहे। यहाँ कुछ कविताओं की पंक्तियां होंगे। यहाँ हादसों की भयानक कगार है, जहाँ हम जीते हैं जंग, अगर बाहर है तो हमारे भीतर भी है। भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाकर समय से जोर आजमाइश करती राघव चेतना जी की काव्य निर्मित के रूप को देखें तो वो चकित करती हैं, विचार और से भी और कहन से भी। बदमाशों की उम्र बढ़ती है, भले आदमी का अंत में सब कुछ छिन जाता है। राघव जी की कविताओं में आए सूक्ष्म संवेगों को पढ़कर मुझे केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की याद आ जाती है, जो बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी थे, जिनकी सहज काव्य अभिव्यक्तियों ने कविता को नई ऊंचाइयां दी थी। उस गहरी सहजानुभूति की अनुभूति मुझे इन कविताओं में बिखरी हुई दिखाई देती है। हमें कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि समझ में आता है जीवन जीना, न अपने को सुखी और दूसरे को दुखी करने के। भाव, भाषा, सर्जा और व्यक्त की कविताएं अपने घर गांव के परिवेश इतनी जुड़ी हैं कि उनकी धरती की छवियां, पेड़ पौधे, चिड़िया चुनगुन, स्त्री और पुरुषों, भाव, उड़ान, भाषा और सहज शब्दावलियां भी इनकी कविताओं में इस कदर हैं कि दिल्ली को निष्कासित कर पूरा बलिया आ गया है। नहीं, जो कल थे वो आपको याद नहीं। ऐसे समय में स्मृति को संभाल कर रखना लगता है कि केवल आपके निकट जो कुछ लोग हैं वही ये काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज रचित राय की स्मृति को संभालने के लिए उन्होंने कितना प्रयत्न किया होगा कि उनकी बिखरी हुई रचनाओं को इकट्ठा किया। वो भी नवीन कालिया की तरह आकस्मिक तौर से चले गए थे। जब कोई अकस्मात जाता है तो वो कोई टाइम टेबल बना के नहीं जाता है कि उसकी रचनाएं कहाँ पड़ी है, उसके बैंक के कागज कहाँ पड़े हैं, उसके पत्र कहाँ पड़े हैं, वही सब संभाल नहीं जाता है। वो भी अचानक चले गए थे रामचंद्र जी, और उन सब रचनाओं को, बिखरी हुई रचनाओं को समेटना और उनको एक स्वरूप देना और इतने अच्छे ग्रंथ में देना, तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा ये हुई कि हम राघव चेतन को जान रहे हैं। उनके जाने के बाद कुछ लेखक अपने होते ही, अपने जीवित होते, जीते जी इतना शोर मचा देते हैं अपने बारे में। उनकी रचनाओं में इतना शोर रहता है, भले ही उनके मृत्यु के अगले दिन उनकी किताबों पर धूल पड़े, उनकी रचनाओं के ऊपर उन्होंने अपना पूरा साहित्य अपने जीते जी छपवा भी लिया, बिकवा भी लिया और गुणगान भी करा लिया। राघव चेतन का नाम हमारे सामने तब आ रहा है जब वो नहीं है। और मैंने जो उनकी कहानियां पढ़ी, कुल 7 कहानियां यहाँ दी हुई है, मैं चमत्कृत हो गई। अब मैंने पूरा उनकी बायोग्राफिकल नोट मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा है कि उसमें अंग्रेजी साहित्य का अनुशासन है उनकी कहानियों में। माफ कीजिए, हिंदी वाला मुझे परिस्थितियों में बना दिया, नवीन कालिया ने बना दिया, लेकिन मैं भी अंग्रेजी से आई हूँ। और अंग्रेजी साहित्य का एक अनुशासन ये है कि शॉर्ट स्टोरी हैज टू बी शॉर्ट स्टोरी, और हिंदी में ढीली ढाली झोले जैसी भारी भरकम कहानियां लिखी जाती है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और कभी कहानी पढ़ने नहीं पड़ती, क्योंकि पहले आप अपने बारे में आख्यान लिखते हैं, उसके बाद जिसके बारे में कहानी लिखते हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद कुछ निहितार्थ होते हैं। बड़ा मुश्किल सफर होता है किसी भी कहानी का। मैं नहीं जानती ये लंबे लंबे झोले बोले बोले जैसी कहानियां कौन पढ़ लेता है। इस मामले में राघव चेतन की कहानियों में बहुत कम पृष्ठ इसमें लिए हैं। उनकी कहानी में एक अनुशासन है, वो एक पात्र उठाते हैं और उस पात्र को ऐसे बारीकी से खंगालते हैं
कि हमारे जहन में उसकी कोई ना कोई एक अदा या उसकी कोई एक फितरत हमारे सामने रह जाती है। पहली ही कहानी है कागज और अर्थ, मैं सारी आपको बोलने कर चिंता नहीं कीजिए लेकिन एक कहानी के बारे में बताना मैं सोचती हूँ कि इसलिए कि उन्होंने एक समय को रिकॉल किया है उसमें। अब कागज और अर्थ की कहानी है, पहली ही कहानी, उसमें उन्होंने बताया कि एक 60s का जो समय था या 70s का जो समय था पिछली शताब्दी में, उसमें क्या होता था कि फिल्मों से लोग प्रेम करना सीखते थे। अब वो राज कपूर स्टाइल के बाल है उसके, आज नायक जो है, और नायक को उस कस्बे की गलियों में सब उसे क्या कहते हैं, पतरका, जो बहुत पतला लड़का होता है ना उसको कहते हैं पतरका। अब इसमें इतनी मजेदार बात एक और कहानी है साहब का, उसमें तो उन्होंने बताया है कि हमारे इलाके में भोजपुरी और इंग्लिश को मिला दिया जाता है। ऐसी अंग्रेजी है कि जिसमें भोजपुरी और हिंदी को मिला दिया जाता है, तो भोजपुरी और इंग्लिश को मिला दिया जाता है, कभी भोजपुरी और हिंदी को मिला दिया जाता है। तो वो एक लड़का है जो नायक है, वो कहता है कि हमको नहीं जानना मल्लू कनाली, वो कुल्लू मनाली को मल्लू कनाली मजेदार बात है ये। और वो संकोच को कसोच कहता है वो सारे शब्द जो है उसके मुंह में जाकर वो अलग तरीके से जाते हैं। अभी हम कागज और अर्थ की कहानी की बात कर रहे थे, तो उसको वो 70s का जमाना उन्होंने रिकॉल किया है कि वो राज कपूर स्टाइल में लड़का है, पतरका सा, वो गली में खड़ा रहता है, सिगरेट टूटा हुआ छत पर। अच्छा, इमारत जो है वो गली में एक अधेड़ होती हुई इमारत है। अभी कितना प्यारा प्रयोग है, शब्द प्रयोग। ये तो हम कहते हैं खंडर होती, खंडरा मकान, एक दक्षिण मकान, उन्होंने कहा अधेड़ होती हुई होता हुआ मकान था, जिसकी छत पर कुछ लड़कियां खड़ी रहती थी और कुछ शोधे सीटी बजाते हुए गली में खड़े रहते थे। अभी बिल्कुल आदर्श स्थिति है प्रेम में पड़ने की। अब वो लड़का जो है लड़की से प्रेम करता है, और जो नैरेटर है वो छोटा सा बच्चा है, 10-12 साल का होगा वो नैरेटर को लड़की चिट्ठी देती है कि ये लड़के को पकड़ने को बेरा हो जाता है। अब वो छत से कूदता हुआ जाता है नीचे और चिट्ठी देता है। चिट्ठी पाके वो लड़का इतना खुश हो जाता है, बैक पॉकेट में रख लेता है और सोचता है कि बैक पॉकेट में जो नोट रखते हैं इसका तो चिट्ठी की कीमती है, इसके लिए ये नोट जितनी कीमती है। और वो लड़की भी उत्तर पाती है, जब वही लड़के के थ्रू उत्तर आता है वो इतनी खुश हो जाती है, वो कहता है ये इतनी खुश हो गई है, लगता है चिट्ठी में टॉफी बिस्किट हो गया और अपने तरीके से सोचता है। और आप सोचिए कि वो एक दिन जब उसको लड़के से पूछते कि है क्या जो आप लोग मेरे को देते रहते हो जाने के लिए, तो वो लड़का कहता है कि ये चिट्ठी नहीं है, ये कागज नहीं है, ये बम है, अगर ये पकड़ा गया तो ये फटेगा। और एक दिन चाची पकड़ लेती है लड़की को चिट्ठी देते हुए, और वो चिट्ठी लेती हाथ में, लड़की को मारती तमाचा और लड़के की धुनाई करती है जो बच्चा लेके जाता है, और वो मामला वहाँ प्रेम का वहाँ अंत हो जाता है। और जो पता कर लड़के किसी वकील का भाई है उसको कहीं वकालत सीखने के लिए भेज दिया जाता है दूसरी जगह। और आप देखिए उसके बाद वो अपने चाचा का वर्णन करता है बच्चा, वो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान कि वो सारा मामला खत्म हो गया, लड़की में दृश्य से हट गई, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और पिटाई की गई उसकी, वो लड़के के कमरे में पाई गई, अफवाह फैल गई। और उसके बाद एक चाचा वो कहते हैं